अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ होने के साथ साथ ये सुबह भी आपकी है। हाउ आर यू गाइस? आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आई एम ऑल राइट। आई हैव माई कप ऑफ टी। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी चाय बना ली होगी, नाश्ता कर लिया होगा, और अब आप टेलीविज़न के पास आ जाइए, बैठ जाइए, या अगर आप मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं तो यूँ करके देखिए। बस बाय द वे, मेरी जो फार की नज़र है, यानी दूर की नज़र, जो फार साइड जो मेरी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जा चुकी है। तो मैं अंदाज़ों से बात कर रहा हूँ। अगर कभी मेरा मुँह इस तरफ हो जाए ना, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बट दैट्स ड्यू टू माई, कल मुझे पता चला है कि इट्स बिकॉज ऑफ माई मेडिकेशन। जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो आज हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो बैठेंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि जी मुझे कौन कौन सी मेडिकेशंस लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। सो दिस इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट। सो होपफुली ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हमारे जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है। सुबह सुबह के वक्त इतनी ग्रुसम बातें करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल कर लेते हैं। और मैं चाहता हूं कि आज हम सियासत पे टेलीफोन कॉल्स भी लें। तो आई एम श्योर कि याया यू आर वाचिंग, मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, और बिल्कुल जानना है, और ये जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। जब आप शोज़ करने लगते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है जब चंद ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कॉल करते हैं और उनका जो नुक्ता नज़र होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। तो आई लव व्हेन यू कॉल याया। तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल और मुझे बताओ कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या है। बट राइट नाउ आई हैव गॉट सलमान आबिद विद मी। एंड सलमान, अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, कैन यू हियर मी सलमान? ठीक ठाक हैं। आप बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाईजान। अच्छा अच्छा। सलमान भाई, मैं ना एक बिल्कुल ऑड सी चीज़ से शुरू करूंगा। कल मोहम्मद ज़ुबैर साहब को मैं देख रहा था, तो उन्होंने एक बात कही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि 75 सीट्स पर विक्ट्री स्पीच देना कुछ अजीब सा था। तो ये क्या अंदरूनी कोई कोई ऐसी सिलसिला, कोई ऐसी पॉलिटिक्स है? बिकॉज ये बयान कुछ समझ में नहीं आया मेरे। असल में ये जो मैंडेट मिला ना मुस्लिम लीग नून को, ये मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। मुस्लिम लीग नून ये समझ रही थी कि हमें 120 प्लस सीटें मिल जाएंगी तो हम सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो जो उनको नंबर मिले हैं, अव्वल तो वो भी बहुत कम है, लेकिन उन नंबर्स के ऊपर भी बहुत डाउट्स है इलेक्शन रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। तो इसलिए पीएमएलएन जो है वो एक डिफेंसिव पोजीशन पे है। और ऐसे में जब नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज के साथ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर एक तकरीर की है, तो उसका पाकिस्तान के सियासी हलकों में भी और खुद पार्टी के अंदर भी बहुत से लोगों ने अपनी रिजर्वेशन शेयर की थी कि ये स्पीच बनती नहीं है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज ने इंसिस्ट किया था नवाज शरीफ साहब को कि आप ये हर सूरत स्पीच करें ताकि हम अपना परसेप्शन जो है कि हम जीते हैं वो हम बिल्ड कर सकें। लेकिन वो उस तरह से बिल्ड तो नहीं हो सका। और जो मैंडेट इस वक्त आया है हमारे सामने, वो 3 जमातों के दरमियान तकसीम हो गया है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई इंडिपेंडेंट। अब कोई भी 2 बड़ी जमातें के बगैर हुकूमत बन नहीं सकती। अच्छा इसीलिए अच्छा। हम पार्टी सलमान भाई उसमें हम बाद में आएंगे। पहले मैं ज़रा अमेरिका जाना चाहता हूँ। अमेरिका के अंदर इस वक्त ये उन्होंने कहा है कि जी बेसिक सिचुएशन ये है कि जी हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर ये इलेक्शंस ऐसे हुए हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर की जाए, लेकिन अगर मखलूत हुकूमत पाकिस्तान में आती है तो वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उसमें हम कोई बात नहीं करेंगे, और हम मिलकर काम करेंगे मखलूत हुकूमत के साथ। जो भी मखलूत हुकूमत बनेगी उसके साथ काम करेंगे। तो आप इस पैगाम को कैसे देखते हैं? क्या सस्टेनेबिलिटी आ सकेगी? अमेरिका का प्रॉपर कोऑपरेशन या आशीर्वाद जैसे हम कहते हैं वो साथ होगा या नहीं होगा? देखिए, अमेरिका समेत बहुत से आलमी इदारों ने और आलमी ममालिक ने पाकिस्तान के इलेक्शन पर अपनी रिजर्वेशन तो जरूर शेयर की है। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आने वाली हुकूमत है हाँ। उससे वो ताउन नहीं करेंगे या उनके साथ काम करने से इनकार कर देंगे। बिल्कुल तो सही। मेरा अपना ख्याल है कि इलेक्शन के ऊपर जो कंसर्न्स हैं वो भी शेयर होते रहेंगे। हाँ। लेकिन जो नई हुकूमत आएगी शहबाज शरीफ साहब की, तो वो उनके साथ भी काम करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत जो है ये बड़ी कमजोर बुनियादों पर खड़ी होगी, क्योंकि उसके पास अददी बर्तरी उस तरह से नहीं है। और पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम आपका साथ तो देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है पीएमएलएन काफी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 उसको होना है। और वैसे भी हमारी जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी हमने नई हुकूमत ने आईएमएफ के पास जाना है और उनके साथ जिन प्राइस पे मायदा तय होना है उसका नजर भी आम लोगों पर गिरेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी हुकूमत बनने जा रही है उसके लिए चैलेंजेस ज्यादा है, और उन चैलेंजेस से निपटना जो है वो खुद एक बड़ा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए कि कमजोर विकेट के ऊपर खड़े होकर वो कैसे मजबूत बैटिंग करते हैं। अच्छा,
जो क्लाउट है वो नवाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा है। इवन अगर शहबाज शरीफ साहब का भी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का क्लाउट बहुत बड़ा है। जो वोट बैंक है वो भी नवाज शरीफ साहब का है। और जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई थी तो हर शख्स ने ये कहा था कि मुल्क को एक बार फिर मतलब जो PMLN के मानने वाले थे उन्होंने कहा था मुल्क को एक बार फिर नवाज दो। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इट चेंज इनटू शहबाज शरीफ साहब। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, मतलब जाहिर है वो एक बहुत मौसर सियासतदान है और उन्होंने बड़ा साथ दिया है। लेकिन कल इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब भी इससे खुश नहीं हैं। अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से उनको ये फैसला करना पड़ा है। तो क्या वजह रही है कि अचानक से नवाज शरीफ साहब बैक ऑफ हो गए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया? देखिए ना, बुनियादी वजह तो यही है कि नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे थे कि हमें बड़े सादा अक्सरियत के साथ बरतरी मिलेगी। जब वो नहीं मिली है और बड़े कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ रहा है, कमजोर हुकूमत में जाना पड़ रहा है, तो नवाज शरीफ साहब इस मैंडेट से ज्यादा खुश नहीं है। और मैं आपको अपनी इतलात के मुताबिक बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में बैठना चाहते थे मरकज में, और पंजाब में हुकूमत बनाना चाहते थे। उनका ख्याल यह था कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, ये मामला PTI पर, पीपल्स पार्टी पर छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे जो अपना PMLN के अंदर ही बहुत से लोग थे, उनका ख्याल यह था कि हर सूरत में हुकूमत जरूर बनानी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया जाए सारे मामले में। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब मौजूदा सूरत से ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आते। अब उन्होंने कोशिश की है कि अपनी बेटी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है बनाकर, वो मामला जो उनकी ख्वाहिश भी थी, मरियम की ख्वाहिश भी थी, उस पर वो ज्यादा तवज्जो देंगे। मरकजी हुकूमत के ऊपर उनको लगता यह है नवाज शरीफ साहब को कि इसका मलबा जो है वो हम पे गिरेगा और पीपल्स पार्टी जो है, जो हुकूमत को चैलेंजेस है उसमें साथ खड़ी नहीं होगी, तो इससे हमारी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। अच्छा सलमान भाई, PDM की जब हुकूमत बनी थी पीपल्स पार्टी उसका भी हिस्सा नहीं थी उसको हम PDM प्लस कहते रहे। अब जो हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी उसका भी हिस्सा नहीं है। वो हुकूमत बना तो देगी लेकिन वो आना नहीं चाहेगी। जो पॉलिटिकल एसेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपायर हुआ था, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और 16 महीने बड़े तकलीफ दे गुजरे हैं। और ये जो आपने देखा है, जो आउटबर्स्ट है लोगों का, वो इसी वजह से भी रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं थी PDM की। तो अब क्वेश्चन ये है कि कितना पॉलिटिकल एसेट और एक्सपायर होगा? क्या वाकई नवाज शरीफ साहब की सोच सही नहीं थी कि इनको अपोजिशन में बैठना चाहिए था और पीपल्स पार्टी और जो तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत बना लेती या इंडिपेंडेंस मिलकर हुकूमत बना लेते? अगर इन्होंने एक बार फिर ये रिस्क लिया है तो कितना पॉलिटिकल जो एसेट है वो स्टेक पे है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो PDM की पिछली हुकूमत में थी उसमें पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर थी और वजीर खारजा के तौर पे शाम अपना बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे। लेकिन उस हुकूमत का मलबा भी, जो परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी उनकी मईशत के हवाले से, उसका बोझ पीपल्स पार्टी ने नहीं उठाया। और पीपल्स पार्टी ने बाहर आके कहा ये हमारा शोबा नहीं था, ये तो सारा मलबा PMLN पे डाला है। अब जब वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन वजारतों का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जो मईशत की सूरत हाल है, तो इसका मतलब है मजीद बोझ PMLN पे डलेगा। और PMLN के लिए सलमान भाई कता कलामी माफ, आपको अभी अप्रैल में दोबारा IMF के पास जाना है। जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप IMF के पास दोबारा जाएंगे और वहां सख्त शराइत के ऊपर आपका माहिदा होगा, तो उसका नजर तो पाकिस्तानी अवाम पे गिरना है ना, फिर उसका बोझ PMLN के ऊपर गिरेगा। और यही वो नवाज शरीफ साहब की सोच थी कि हमें इस वक्त मरकज में अपोजिशन पे जाना चाहिए, लेकिन शायद उनकी बात को ज्यादा वजन नहीं दिया गया और जो लोग फैसला करने वाले हैं उनका ख्याल ये था कि वो आगे चले। और इस सारी सूरत हाल का फायदा जो है PTI उठाएगी, क्योंकि PTI के पास अभी पॉपुलर पॉलिटिक्स है और जब वो अपोजिशन में बैठेगी तो वो एक ज्यादा शोर मचाएगी, हुकूमत को एक डिफेंसिव पोजीशन पे लाएगी। और कल आपने देखा कि फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज की बात कर रहे हैं, अख्तर मेंगल भी एहतजाज की बात कर रहे हैं, पीर पगाड़ा साहब भी बात कर रहे हैं, महमूद खान अचकजई भी बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी बात कर रहे हैं। तो इस हुकूमत को विरसे के अंदर बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल प्रेशर भी देखने को मिलेगा इंतखाबी रिगिंग के हवाले से। सलमान भाई हम आगे हम चलते हैं 4 महीने पोस्ट इलेक्शंस, 4 महीने पोस्ट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कल मौलाना साहब ने क्लियरली एक इंदिया दिया है और उन्होंने कहा है कि जी अफराद का नहीं, जहनीत का फ़र्क है और वो भी हल हो जाएगा PTI के साथ, हमारा उनका। तो क्या हम कोई और एजिटेशन देख रहे हैं, कोई और धरना देख रहे हैं? क्योंकि अगर धरने जैसी सिचुएशन आती है तो पाकिस्तान की मईशत क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगी? या 4 महीने के बाद दोबारा से हम नए इलेक्शंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे? उनकी डिमांड्स क्या होंगी? क्या PTI या इंडिपेंडेंस जो है वो मिल के मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई तहरीक चलाएंगे? मतलब हो क्या रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? देखिए ना, बात यह है कि इस इलेक्शन की एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही अभी तक।
हाँ। और इस इलेक्शन के नताइज को हर सतह पर चैलेंज किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। और जमात इस्लामी ने तो 16 तारीख को धरने का ऐलान भी कर दिया इस्लामाबाद में। उधर सिंध में पीर पगाड़ा साहब धरना दिए के बैठे हुए हैं, और बलूचिस्तान में और फ्रंटियर में जो है वो अपना मौलाना फजल रहमान धरना देने की बातें कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस नई आने वाली हुकूमत को विरसे के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल तकसीम नजर आएगी, अपोजिशन बहुत स्ट्रांग नजर आएगी, और ऐसी सूरत में फिर आपकी पॉलिटिक्स भी और आपकी इकोनॉमी भी जो है उनको ज्यादा खतरात दरपेश होंगे। क्योंकि हमारा तो ख्याल था ना कि हम इलेक्शन के जरिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे, उसकी मुझे चांसेस कम नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम दोबारा महाजराई की तरफ जाएंगे, टकराव की तरफ जाएंगे, और उसका इम्पैक्ट जो है मईशत के ऊपर भी पड़ेगा, सियासत पे भी पड़ेगा, और हमारे रियासती निजाम पर भी पड़ेगा। तो ये बड़ा चैलेंज है कि शहबाज शरीफ जैसा कमजोर वजीर आजम, जिसके पास अददी तादाद भी बहुत ज्यादा नहीं है, और वो पीपल्स पार्टी की विकेट के ऊपर खड़ा होकर उजमा पे बैठेंगे, उनके लिए कितना आसान होगा कि वो इन चैलेंजेस से निमट सके जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और मईशत में उनको दरपेश होंगे। सर, हेयर इज माय क्वेश्चन। बिल्कुल आपकी बात बजा। ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये सब क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, तो ये फिर एक टेबल पे आके बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़े जा रहा हूँ। आई नो इसका जवाब बहुत तफसील से है, पीछे बहुत डेप्थ्स है, लेकिन यही जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि ये तमाम लोग जो ये क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखते हैं, वो पाकिस्तान की बका के लिए एक साथ एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते? एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आई जी वंस अगैन, हमारे जो मुल्क को सूरत हाल दरपेश है उसमें सबसे बड़ा मसला मईशत है, बिकॉज़ यहाँ से बहुत सारे लोग वापस जाना चाहते हैं। जो मेरा सवाल है मैं अक्सर रेडियो पे भी करता हूँ, वो ये है कि ये तमाम लोग क्लेम ये करते हैं, सारे सियासतदान ये क्लेम करते हैं कि हमें बहुत प्यार है पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ये सिवाय पावर गेम के और कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सलमान भाई थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, क्या वजह है कि ये लोग एक साथ नहीं बैठ सकते? ठीक ही है कि सारे सियासतदान ये कहते हैं कि पाकिस्तान को कौमी मफाहमत की जरूरत है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक दूसरे की मदद करनी है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं हो रहा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो सियासी इख्तलाफात हैं वो सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, और हम एक दूसरे को शिकस्त देने की बजाय एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से पाकिस्तान में सियासी तलखी जो है वो बहुत बढ़ गई है और पोलराइजेशन भी बहुत बढ़ गई है। और दूसरी बात यह कि अब ये सिर्फ सियासी जमातों का एक होना काफी नहीं है, बल्कि हमारी स्टैब्लिशमेंट को, हमारी जुडिशरी को, हमारे सियासतदानों को, हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना है, और बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे पर इत्तेफाक करके एक ऐसा रोड मैप तैयार करना है जो अगले 5-10 साल जो है वो सही तरीके से चल सके। क्योंकि अगर हमने अपनी जाती सियासत करनी है, अपनी जमाती सियासत करनी है, तो फिर शायद हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें इस वक्त रियासत का मफाद अजीज रखना है, और रियासत के जो चैलेंजेस हैं, जो लोगों के चैलेंजेस हैं, उनको डील करके हमें अपनी हिकमत अमली को वज़ा करना होगा। लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं, और ये जो इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन ने मजीद सियासी तकसीम को और गहरा कर दिया है। आप देखें कि बेशतर सियासी जमातें जो हैं वो एहतजाज की बात कर रही हैं, वो मफाहमत की बात नहीं कर रही, इस मैंडेट को तस्लीम करने से इनकारी है, और इंतखाबात को वो जाली इंतखाबात का नाम दे रही हैं। तो इसका मतलब है अगर हुकूमत कोई इनिशिएटिव भी ले इकट्ठे होने की, तो शायद ये सियासी जमातें इकट्ठी ना हो सके और वो अपनी एहतजाजी तहरीक की तरफ। बट सलमान भाई क्वेश्चन मेरा वही है, क्या आपकी सियासी अना, या आप, चलिए मैंने मान लिया कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, चलिए ये भी मैंने मान लिया कि शायद रिगिंग भी हुई है, लेकिन क्या पाकिस्तान का जो मफाद है वो आपकी सियासी अना से बड़ा नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान का झंडा आपकी अपनी पार्टी के झंडे से बड़ा नहीं हो सकता? या आपने इस मुल्क को तहस नहस करने का डिसाइड कर लिया है और आपने ये सोच लिया है कि नहीं जी हम लोगों को रोड्स पे लेके आएंगे, उनके जज्बात से खेलेंगे, रोटी कपड़ा मकान आटा चीनी दाल ये मसाइल बता बता कर कोई इसके हल की बात नहीं कर रहा है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, नो वन इज टॉकिंग अबाउट द रेजोल्यूशन और द सोल्यूशन। तो क्या यही तो इस वक्त डायलेमा है ना जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हो रहा है। हाँ। और जमहूरियत के अंदर हो रहा है, और हम सब उसका शिकार है, हम सब उस पे जिसे कहते हैं ना रंजीदा भी हैं, अफसुर्दा भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मसला यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन सफर को शुरू करे। अब इसका एक तरीका तो ये है कि जो जमातें इंतखाबात के नताइज को चैलेंज कर रही हैं, अगर उनके पास वाकई कोई एविडेंस है, हाँ। और एविडेंस भी लॉजिकल और लीगल है, तो फिर उसके ऊपर एक प्रोब होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
वगरना सारी सियासी जमातों को मिल बैठकर कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि जो रास्ता इस वक्त उन्होंने इख्तियार किया हुआ है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। उससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी तरफ आपने भी इज़हार किया, मैं भी कर रहा हूं कि इस वक्त हमें तकसीम की सियासत नहीं करनी, हमें एक दूसरे को जोड़कर, एक दूसरे के साथ मिलाकर मसलों को हल करना है। और देखिए, जमहूरियत के अंदर जो है कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होती, आपको गिव एंड टेक करना होता है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर अपने इंटरेस्ट को डेवलप करके आप एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। तो अच्छा। ऐसा एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। और जो पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब हैं, उनको भी चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि मैं बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, उनको चाहिए कि वो बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, अपने अपने शराइत के ऊपर करें, अपने पॉइंट्स लेकर आए। लेकिन ये जो इंकारी है, ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा डिवर्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, मैं शहरी रहमान साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कल उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को बहुत प्रेज़ किया है, और मेरे ख्याल में जायज़ प्रेजिंग भी है, बिकॉज आई थिंक पॉलिटिकल मूवमेंट जो बनी है, जिस तरह से उन्होंने रिगरसली अपने आप को पोजीशन किया है और जो उन्होंने कैंपेन चलाई हैं, उसका कहीं ना कहीं फ्रूट पीपल्स पार्टी को ज़रूर मिला है। दोबारा से पीपल्स पार्टी रिवाइव हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी की इस मूव को कैसे देखते हैं कि उन्होंने कहा जी हम हुकूमत तो बना देंगे आपको, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या किसी नई पॉलिटिक्स की बुनियाद है या पुरानी पॉलिटिक्स का कोई नया दाव पेच है? नहीं नहीं, देखिए ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी एक कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रही है तो मुकम्मल तौर पर उसका हिस्सा बने और मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी ले। और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर जो चैलेंजेस हैं उनको उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले और उसको लीड करते हुए नजर आए। ये नहीं होगा कि आप तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे तो लेना चाहते हैं, ईवान सदर में जाना चाहते हैं, चेयरमैन सेनेट लगना चाहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली लगना चाहते हैं, 2 सूबों की गवर्नरशिप लेना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की जो मुश्किलात है, खासतौर पे इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, उसमें आप उनका बर्डन शेयर करने के लिए तैयार ना हो। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी की ये हिकमत अमली होगी तो ये हुकूमत को चलाने के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पीएमएलएन के ऊपर जब सारा बोझ गिरेगा तो उनके पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुकात मुतासिर होंगे। या तो आप हुकूमत के साथ होते हैं या आप हुकूमत के साथ नहीं होते हैं। रास्ता आपको एक ही इंतखाब करना होगा। ये नहीं हो सकता आधा तीतर आधा बटेर। आप मुश्किल में तो हुकूमत को तनहा छोड़ दें और उसकी जो अपना अच्छे वक्त के मामलात हैं उसके साथ खड़े हो जाएं। तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है पीपल्स पार्टी की। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है आने वाले हालात बदतर हैं और इसलिए वो उस हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। सलमान भाई, एक और बात है जो कल शेर अफजल मरवत साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन बहरहाल शेर अफजल मरवत से मेरे पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है जिससे ये बात साबित हो सके। उन्होंने ये कहा है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने राब्ते हमसे किए हैं और उन्होंने कहा है कि आप अपनी सीटें वगैरह बना लें, उसके बाद आप हमसे रब्ता कर लें, हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा मैं ये पैगाम लेके इमरान खान साहब के पास जाऊँगा। जब कल शहरी रहमान साहबा से ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने उनको गैर संजीदा भी करार दिया। सो क्या ऐसी कोई बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से या आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये बात जा सकती है? और अगर ये बात जा सकती है तो इसके बावजूद वो नून लीग के साथ बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह का सिलसिला है? देखिए, ये जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है ना, उसमें बेशतर लोगों का ख्याल ये था कि हमें पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, मुस्लिम लीग नून के साथ हम हुकूमत बनाने में हमें दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। और ये बात जरदारी साहब ने ऑन बोर्ड यानी टीवी के सामने कही है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ भी बातचीत होगी, हम उनको भी साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने पैगाम नहीं दिया, बल्कि खुर्शीद शाह ने कहा भी कि हमने पैगाम भेजा था लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मसला यह है कि पीपल्स पार्टी ने जो इनिशिएटिव लिया था सपोर्ट का, ताउन आपको आगे बढ़ाने का, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने का पीटीआई के साथ, उसका रिस्पांस पीटीआई के चेयरमैन ने ठीक नहीं दिया ना। और इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और एमक्यूएम से बात नहीं हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी ने तो इनिशिएट किया था, रिस्पांस बुनियादी तौर पर पीटीआई की लीडरशिप ने नहीं दिया। सो हियर्स माय क्वेश्चन, पीपल्स पार्टी जब पूरी कैंपेन की है बिलाल भुट्टो ने, उस कैंपेन के अंदर वो तीर से शेर का शिकार कर रहे थे पूरी कैंपेन के अंदर, और खान साहब की तरफदारी खासी हद तक उन्होंने की है। उनका एक बयानिया था जो 16 महीने पहले था, जब उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के साथ मिलकर महंगाई मार्च किया था, जिस वक्त उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आउस्टेड किया था और एक तहरीक चलाई थी और कहा था कि हम पाकिस्तान को बेहतर बनाएंगे। फिर एक
वजारत भी संभाली थी, वजीर खारजा भी बने थे, और सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किया था। एट द सेम टाइम उन्होंने पूरी कैंपेनिंग के दौरान ये कहा है कि हम तीर से शेर का शिकार करेंगे। तो क्या वजह रही इमरान खान साहब की, क्या वजह रही कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकार कर दिया? नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल ये है, पीपल्स पार्टी से इनकार की वजह भी समझ आ सकती है, नून लीग से इनकार की वजह भी समझ आ सकती है, लेकिन एमक्यूएम तो इत्तेहादी थी, एमक्यूएम के साथ इनकार की वजह क्या रही? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान जो है वो पीपल्स पार्टी में सबके साथ कंफर्ट है, सिर्फ आसिफ जरदारी के साथ कंफर्ट नहीं है। Okay. वो अगर जरदारी साहब ना हो और पीछे हो और बिलावल साहब लीड करते मामलात को, तो शायद पीटीआई उनके साथ आगे बढ़ सकती थी। Okay. जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तो उन्होंने एक बयानिया बनाया जिसकी बुनियाद पर उनकी पॉपुलैरिटी हुई है, एक बात। दूसरी बात आपने की है बिलावल भुट्टो की। अब ये बड़ा मुश्किल होगा कि एक तरफ बिलावल भुट्टो पूरी कैंपेन में पीएमएलएन को टारगेट करते रहे, Yes. अब उनके साथ गवर्नमेंट में जाने की बात हो या उनकी हुकूमत की सपोर्ट करने की बात हो तो लोग इसको कॉन्ट्राडिक्शन के साथ तौर पे लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि हमने रियासत को ही बचाया है, क्योंकि अगर हम ये सपोर्ट ना करते तो फिर ये असेंबली टूट जानी थी और असेंबली बननी नहीं थी, फिर नए इंतखाब का रास्ता इख्तियार करना पड़ना था। जो बात आपने एमक्यूएम के हवाले से की है, इमरान खान को बुनियादी तौर पर एमक्यूएम से सबसे ज्यादा रंज है। उसकी वजह यह है कि जब तहरीक अदम इत्तेमाद हुई थी तो आपने देखा था कि एमक्यूएम ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और वो तहरीक अदम इत्तेमाद जो कामयाब हुई थी उसकी पीछे भी असल ताकत एमक्यूएम थी। इसलिए इमरान खान साहब एमक्यूएम के साथ कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जितनी सपोर्ट मैंने एमक्यूएम को की थी हुकूमत में रहते हुए, एमक्यूएम ने ऐन वक्त पे जब उनकी जरूरत थी तो उन्होंने उनका साथ देने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की सियासत का साथ दिया, जो उनके दिल में एक रंज भी है, और यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि वो एमक्यूएम के साथ भी किसी किस्म की कोई बात नहीं करें। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। ये पाकिस्तान के हालात हैं, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि हम कहाँ पे जाएंगे, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे हम कोई ऐसा रास्ता ज़रूर इख्तियार करेंगे जिससे पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वो पोर्शन है जिसको शायद बहुत सारे लोग देखेंगे तो सही, लेकिन ये ऐसे करके गुजर जाएगा आपसे, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे करके ना गुजरे, बल्कि ये आपके जहनों में रहे। बिकॉज़ कभी कभी आप कुछ लोगों से मिलते हैं, आपको मिलकर जेन्युइन खुशी होती है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये सब जो केओस अभी आपने देखा है, इस केओस के बाद इनसे मिलना एक बहुत खुशगवार हैरत है। पाकिस्तान के अंदर तालीम को फाइनेंस नहीं करता कोई भी, और हमारे यहाँ कामरान नज़ीम जो है वो तालीम को फाइनेंस कर रहे हैं, सीईओ हैं वो तालीम फाइनेंस के। लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं कामरान आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप इतनी इस कदर खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, उसके लिए ये बहुत कमेंडेबल है। बहुत आजकल हमारे मुल्क में उर्दू जो है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उनका होती जा रही है, नहीं बोलते लोग। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्लीज़ मुझे बताइए तालीम फाइनेंस क्या है? देखिए सर, पाकिस्तान में ना, मैं थोड़ा तालीम फाइनेंस के बारे में बताने से पहले आपको पहले बताऊं कि क्यों तालीम फाइनेंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो इमरजेंसी होनी चाहिए ना सर, वो एजुकेशन की इमरजेंसी है। इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं। वो डॉक्टर पीरज़ादा कासिम सर। एब्सोल्युटली सर, एंड द फैक्ट दैट यू नो देयर आर 50 मिलियन किड्स दैट आर एट स्कूल गोइंग एज, और उनमें से सिर्फ आधे हैं जो स्कूल जाते हैं, और वो आधे 50 मिलियन बच्चों में 25 मिलियन है जो स्कूल जाता है, बाकी नहीं जाते, बाकी जाता ही नहीं। वो जो 25 मिलियन जाता है उसमें से भी 90% ऐसे स्कूलों में जाते हैं जिनके अंदर कोई एजुकेशन का मेयार नहीं है। तो पाकिस्तान में ऐसे इदारों की ज़रूरत है जो कम अगेन एक मिनट, ये सुनिए ज़रा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहे हैं जी 50 मिलियन बच्चे हैं, 25 मिलियन स्कूल जाते हैं, और 25 मिलियन में से भी 90% वो हैं जो गैर मयारी स्कूलों में जाते हैं। बहुत ही है, और ये 90% भी कंजर्वेटिव है साहिर में। हो सकता है कि ये शायद 95% हो, बिकॉज यू नो दैट वेरी टॉप क्रीम गोज टू स्कूल्स दैट आर द बिग ब्रांड्स। अब इन स्कूलों को ज़रूरत क्या है? अगर मैं इनको कहूँ, मैं एक ब्लंट स्टेटमेंट दे दूँ, अपना मयार बेहतर करें, वो कैसे बेहतर करें? उनको इन प्राइवेट स्कूल्स को ख़ास तौर पे अपने स्कूलों में इन्वेस्ट करने के लिए किसी की सपोर्ट चाहिए। एंड इन द लास्ट 75 years आई समटाइम्स फील प्राउड एंड एम्बैरेस्ड टू से कि वी आर द फर्स्ट एंड येट द ओनली एजुकेशन फाइनेंस कंपनी इन द कंट्री। और हम अपने इस इतने बड़े टारगेट ऑडियंस को जो अनटैप्ड है और इन डायर नीड है, उसको हमने बिल्कुल अपनी आंखें उधर एक तरफ की हुई है उससे। तो हमें 4 साल पहले एक बाय लक मालूम हुआ कि एक इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इट्स US फंड, डेवलपमेंट फंड है। उन्होंने कहा कि हम आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन फाइनेंसिंग शुरू करना चाहते हैं, और हम बड़े हैरान हैं कि यहाँ पे कोई भी इदारा डेडिकेटेड तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, So then we realized वो हैरान है। वो हैरान, and they were, I mean, our next door neighbor
has like something like 30-40 institutions. नहीं नाम लीजिए इंडिया इंडिया ऑफ कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे हमारे यहाँ तो ये भी एक अजीब सी बात है ना वो 7 पड़ोसी मुल्क की फिल्म है इंडिया की फिल्म है इंडिया बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और उस चीज़ से इंसान बड़ा एम्बैरेस्ड होता है वो कहते हैं कि देखें योर नेबर्स वुड यू बिलीव मैं चूंकि एस्ट्रोफिजिक्स में कर रहा हूँ अपनी पीएचडी तो मेरी रिसर्च ज़ाहिर है उसी में मुझे याद है जब चंद्रयान 1 फ्लॉप हुआ था फेल हुआ था मिशन उनका तो हमने उसका मजाक उड़ाया था एब्सोल्युटली जबकि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं भेजा हुआ बिल्कुल और अब वो कामयाब हो गया तो आपको और ये बड़ी एम्बैरेसिंग सी बात है आप एक चीज़ का मजाक क्यों उड़ाएंगे किसी रिसर्च का आप मजाक उड़ा रहे हैं सर और बात ये सर देखें उसमें सर आपको इस पूरे सेक्टर के अंदर ना बड़े सिस्टमैटिक अंदाज में इन्वेस्ट करने की जरूरत अच्छा मुझे बताएं आप लोग करते क्या हैं हाँ जी अगर कोई स्कूल इस वक्त आपको देख रहा है हाँ जी और उसे पैसे की जरूरत है एक कमरा बनाने के लिए हाँ या उसे पैसे की जरूरत है एक कंप्यूटर लैब बनाने के लिए दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू जी हमारा मकसद ये है हम कहते हैं कि देखें जब तक उस स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लैब और कमरे की तो बात की सबसे पहले तो उसको उस कुर्सी की जरूरत है बिल्कुल जिसके ऊपर उसका बच्चा आसानी से बैठ सके अगर हम इस सोफे की जगह अगर फर्श पे बैठे हो तो हम बात ही ना कर सकें बिल्कुल सही सो यू नीड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हमारा मेन मकसद ये है कि इन स्कूलों को हम कहें कि आप हमारे प्रेफरेंशियल कस्टमर्स हैं देखिए होता यह है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं ना सर वो तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखना ही नहीं चाहते वो कहते हैं दिस इज नॉट एन एरिया बहुत सारे सेगमेंट्स को नहीं देखना चाहते इसको तो खास तौर पे एजुकेशन तो समझते हैं पता नहीं ये वाले स्कूल्स और जो इवन पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भी है लेकिन उसके लिए ये टिकट साइज़ बड़ा है इनकी ज़रूरत होती है अगर आपने क्लासरूम भी बनानी है तो उनको 20 लाख 30 लाख 40 लाख चाहिए हम 50 लाख तक इवन करोड़ रुपए तक देते हैं ठीक है इन इंस्टीट्यूशंस को ऑन कस्टमाइज्ड टर्म्स वी फर्स्ट सिट विद देम एंड वी टेल देम कि देखो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले समझो ठीक है तो हम एक्चुअली शुरू करते हैं उनको एजुकेट करने से बिल्कुल ठीक बिकॉज द स्कूल ओनर्स आर रनिंग देयर स्कूल्स फॉर 8 इयर्स 10 इयर्स तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स आपको देख रहा है इस वक्त और वो ये कहता है कि ठीक है जी यू आर द सेवियर हमको 2 कमरे बनाने हैं तो आप वो लेकिन पेपर वर्क कितना होगा गारंटीज क्या चाहिए होंगी देखिए जी उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर होगी हर चीज़ जो है वो उन्हीं के स्कूल उन्हीं की एक स्कूल ओनर जो है वो अपने जो रिसोर्सेज है ना उसी के अंदर रहते हुए वो फाइनेंसिंग उतने आसानी से ले सकता है जिस तरह से आप समझ लीजिए कि वो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जैसे मेरा एक सवाल है जैसे मेरी कंपनी है अमोर मैं अगर अमोर स्कूल्स कायम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं देखिए हम चाहते हैं कि ये इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें लोग और हम उस इन्वेस्टमेंट को सप्लीमेंट करें या जो ऑलरेडी ये जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ इनको कहते हैं लो एंड मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल्स राइट इनमें ये गली मोहल्लों के स्कूल हैं यहाँ पे 200 300 बच्चे हैं और हमारे जो मैंने आपको कहा ना जो 25 मिलियन बच्चा जो स्कूल जाता है उसमें से 90% इन स्कूलों में जाता है और माँ बाप अपनी पूरी अर्निंग अपनी इनकम लगा के उन बच्चों को वहाँ डालते हैं कि शायद यहाँ मेयार तालीम बेहतर होगा। So you're coming on my radio show tomorrow. You're coming on my radio show 8 to 10 हमारे पास बहुत टाइम होता है कमिंग ऑन माई रेडियो शो बिकॉज दिस इज रियली अमेजिंग अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए जान लीजिए कि आप कामरान को फ़ोन कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में अगर आपका स्कूल है या आप इवन स्कूल बनाना भी चाहते हैं। जी देखें अच्छा क्या वो बच्चे जो आपको देख रहे हैं जिनको बाहर पढ़ने का शौक है या पाकिस्तान में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की जैसे कल मेरे पास एक बच्ची आई थी वो करना तो चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है देने को। देखिए हम पहली चीज़ तो ये हम पहले अपने क्लेम्स को ना थोड़ा सा अभी रियलिस्टिक बना रहे हैं हम पहले तो चाहते हैं कि जो स्कूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ना साहिब पहले उनको फोकस ठीक है बिल्कुल ठीक बिकॉज देखें हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं हम नहीं चाहते कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्क लें क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ी इस वक्त ट्रिकी है डन तो जिसने 1-2 साल स्कूल चलाया जिसको स्कूल का एक्सपीरियंस हो गया उसको थोड़ा पता चल गया है कि डायनामिक्स क्या है ठीक है तो उनके अंदर इन्वेस्ट करना जो है ऑफ कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। दूसरा जो आपने फरमाया कि जो स्टूडेंट्स हैं तो हम बड़े बड़े इदारों के मैं नाम नहीं लेता लेकिन बहुत बड़े पाकिस्तान में इदारे हैं जिनके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनके फ़ी को फाइनेंस करते हैं बिकॉज वो इकट्ठा जब एकदम 3 लाख का बिल आ जाता है 4 लाख का बिल आ जाता है एक सैलरीड पेरेंट के पास जिसका बच्चा या बच्ची लायक है और वो कॉलेज में दाखिल तो हो गई है या हो गया है अब जब आप 4 महीने के बाद पेरेंट के पास 6-7 लाख रुपए का बिल आएगा तो समटाइम्स देयर एन फिक्स दे डोंट रियलाइज कि वो अब बच्चे को उठाएं क्या करें। सो वी आर देयर टू विद प्राइड टेलिंग देम लुक दिस इज वी आर देयर फॉर यू। लेकिन उसमें जो एक चैलेंज आता है ना जी वो ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो एक वो माइंडसेट है ना कि बस ग्रांट्स दे दें और डोनेशंस दे दें और हर चीज़ जो है ना वो फ्री में मिल जाए
तो हम इन लो और मिडिल क्लास प्राइवेट स्कूल्स को देख के हैरान रह गए पिछले 4 साल से, बिकॉज 4 साल पहले हमने प्रोग्राम शुरू किया ही। अच्छा कामरान, एक बात करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि टाइम हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जरूर। आप तो हम यूं करते हैं कि हम इसको एक और प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं। मेरे ख्याल में मुझे आपके साथ 2-3 ब्रेक्स चाहिए ताकि खुल के हम इस पे बात कर सकें। हम कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो अगर आप उनका पार्ट बनना चाहेंगे तो हम जरूर डेफिनेटली आप जब चाहें जी। ये तो ऐसा कॉज है जिसके लिए इफ यू बिकम अ पार्टनर विद अस इन दिस कॉज ऑफ एटलीस्ट क्रिएटिंग दैट रियलाइजेशन एंड अवेयरनेस, आई एम ऑलवेज देयर, कि ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया ये है कि इस सेगमेंट के अंदर लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, इसका सुनने को तैयार नहीं है। तो वो शुरू के फिगर्स सुन के ना सर कई दफ़ा, और मैं आपको बताऊँ, आप कोई भी मेरे साथ आइएगा, आपको हम ऐसे स्कूल दिखाएंगे जहाँ हमने इन्वेस्ट किया। हमें पता चला कि उन स्कूलों के अंदर जब आप जाते हैं तो हमारी टीम्स आंखों में आंसू लेके आती है। फिर हम 2 महीने बाद जाते हैं, उनके पास नई कुर्सियाँ होती हैं और उनके पास sir, we're doing this, sir, we're doing we this. will, thank we you are. so, thank you so much. very much for I being look here. forward to inshallah, continuing this conversation, and inshallah, best of luck in your program, and this is mashallah wonderful work that you're doing. बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back. All right, ji, Assalamu alaikum once again. Welcome back. My name is Sahil Lodhi, and I want to say hello to Naveed Shehzad. Assalamu alaikum ji, कैसे हैं आप? And I want to say hello to Iram Zia, who is in Karachi. Assalamu alaikum Iram, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू साहिर? गुड गुड, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा इरम, आपसे शुरू करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है या बुरा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत करते हैं। इरम बताइए, आपके ख्याल में जॉइंट बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ताकि हम इसको बात को डिबेट को आगाज़ कर सकें, डिबेट का। अच्छा है या बुरा है जॉइंट फैमिली सिस्टम? साहिर, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या फिर सेपरेट रह रहे हो, दर हकीकत मकसद होता है ज़िंदगी गुजारना। ठीक है। और मेरा हमेशा यही मानना है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें। तो वेदर यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम और यू आर लिविंग सेपरेटली, अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, तो यकीन माने किसी भी सिस्टम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोगों को प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि जी वो मेरे मामले में टांग अड़ाता है, मुझे स्पेस नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आप ये सारी डेफिनेशंस अपने आप को देख लें कि आप स्पेस कहते किसको हैं। स्पेस दर हकीकत होती क्या है? व्हाट इज़ दिस प्रिवेसी, व्हाट इज़ दिस स्पेस जिसके लिए आप कहते हैं कि जी इसलिए हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहते। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ये बातें, तो वो कहते हैं ना, समटाइम वी बटर द टोस्ट, कि आपको कोई ना कोई चीज़ बनानी होती है तो आप इसलिए ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि हमारे दिलों में ना अब वुसअत नहीं रही, हमारे दिल बहुत छोटे हो गए, हमें चीज़ें अब शेयर करने की आदत नहीं रही। हम समझते हैं जो कुछ है वो हमारा है, हालांकि बाखुदा जो कुछ है वो सिर्फ हमारा नहीं है, क्योंकि हमको जो कुछ मिलता है उसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट्स शामिल होती हैं। अगर वो ना हो तो वो हमें कभी भी ना मिले। और सबसे बढ़ के ये कि जो कुछ हमें मिलता है वो हम पे अल्लाह की रहमत होती है, क्योंकि कलाम पाक में हमें बहुत सारी जगहों पे ये मफहूम बहुत वाज़े मिलता है कि ए बंदे तेरा क्या है, तेरी सूरत भी मेरी दीवी, तेरा जहन भी मेरा दिया हुआ, तेरा रुतबा भी मेरा दिया हुआ, तेरे पास जो माल है वो भी मेरा दिया हुआ, अब इसमें से दे जो मैंने दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। दर हकीकत हम चीज़ों को अपना समझने लगे और जब हम अपना समझने लगे तो हमें शेयरिंग इज केयरिंग उसकी आदत नहीं रही है और हम समझते हैं कि अब देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक साथ रहेंगे तो उनके साथ भी करना पड़ेगा, इसके साथ भी करना पड़ेगा, अगर कोई बहू है तो वो कहेगी सास नंदों के साथ भी करना पड़ेगा। तो क्यों ना करें, क्योंकि उसने अपने बेटे को पाल पोस के इस काबिल किया। जिस सास से आई एम सॉरी आप शदीद नफरत करती हैं या जिस नंद से आप शदीद नफरत करती हैं वो वही ब्लड है जिस शख्स से आप शदीद मोहब्बत करती हैं। एक काम करते हैं, एक सही और एक गलत कैसे हो जाता है जी? अच्छा एक काम करते हैं, वो वैसे तो एक सही और एक गलत अक्सर हो जाता है, लेकिन हम बात करते हैं नवीद से भी। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ, आज के शो में कॉल कीजिएगा। मैं कथारसिस के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कॉल करके कम से कम बात ज़रूर करें। अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, सालों पहले, बल्कि इनफैक्ट 1 सदी से भी पहले, 2 सदियों पहले, तकरीबन 1.5 सदी पहले एक अंग्रेज़ मुहक्किक ने लिखा था कि हम हिंदुस्तान को तबाह नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ मैंने कोई फ़कीर नहीं देखा, यहाँ मैंने एक खुदा पे, अल्लाह पे, भगवान पे, जिसको भी वो मानते हैं,
उस पर मैंने यकीन देखा है। इनके पास एक यकीन की ताकत है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और मोहब्बत जो है ये सारी जगह नज़र आती है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश एक ऐसे कल्चर की तरफ चला गया जहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट होती चली गई। आपने अपने कल्चर से किनारा कशी इख्तियार कर ली और जो वैल्यूज़ आपकी थी, जो कोर वैल्यूज़ आपकी थी, जिन्होंने आपको इंटैक्ट रखा था, जिन्होंने आपका दुनिया में नाम किया था, आपने उनसे ही किनारा कशी इख्तियार कर ली और अब तन्हा होते चले गए। आज आप न 3 में न 13 में न तीतर न बटेर, आप कुछ भी नहीं हैं। आप रोना तो रोते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या आप हिंदुस्तानी हैं या आप बांग्लादेशी हैं, लेकिन आपका जो क्रक्स है वो ये है कि आप वेस्ट से इंतहा से ज़्यादा मुतासर हैं। अब ये जो मुतासर होना है सिर्फ कपड़ों की हद तक नहीं होता, ज़बान की हद तक नहीं होता। जब आपका जहन मुतासर होने लगे तो फिर असल चीज़, असल प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह है। सुबह खैर। आपका पहला टॉपिक भी बहुत अच्छा था। बहुत कुछ होना चाहिए इसके बारे में। थैंक यू मैम। और अभी जो टॉपिक है ये तो वेरी क्लोज टू आई थिंक एवरी पाकिस्तानी वुमन। यहाँ हमारे सोसाइटी, हमारे विश्व में रहने वाले ये साउथ ईस्ट एशियन पैच में जो लोग रहते हैं, जो फैमिली सिस्टम को बहुत अच्छा समझते हैं या उसको बहुत इज्जत देते हैं। हम भी देते हैं अपने बड़ों को, उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसमें ना ड्रॉबैक बहुत है, मेरी ओपिनियन है। मैं अपनी ओपिनियन बता रही हूँ और वो हर चीज सभी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ना बचपन में ना शादी के बाद। जो कंपैरिजन होते हैं वो बच्चों को तबाह कर देते हैं हमारे बचपन में। हाँ। तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं, पीछे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली है, उसके बच्चों को हमारे ही दादा दादी या फुफिया या मामे या नानिया या नाने हमारे वो लोग कंपैरिजन में आ जाते हैं। हालांकि उनको अपना बंदा सबको देना चाहिए, बच्चे के मुंह पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं। वो बच्चा या तो पीछे चला जाता है, हाँ। या रिबेल करता है या कुछ बहुत ही बुरा कर जाता है बड़ा होते होते। ड्रॉबैक्स हैं शादी के बाद ससुराल किस्म की, कहीं एक एप्रिसिएशन है तो दूसरी तो बिल्कुल ही बराबर किया। तो इससे हिसाब से कंपनी पैदा होता है। इससे जो है मतलब मेरा नहीं ख्याल कि जॉइंट फैमिली जो है एक अच्छी चीज है। बड़ों से मिलें, उनके घर जाके मिलें, उनसे मिलें, आप उनके पास रहें। लेकिन मुझे नहीं समझ आता आजकल के बड़े जो है या मेरे जो बड़े, उनको बड़ा बनना कब आएगा? अब आई एम 4 years, ठीक है, आई एम मैरिड, मेरी अपनी कजन है बड़ी, उनके अभी तक मुझे ऐसे बचकाना किस्म सुनते होंगे अपनी रिलेटिव के बारे में या अपने जो भी है, मैं हैरान होती है बड़ों को बड़ा बनना कब आएगा। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ा 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 ज़बरदस्त इनका तज्जिया है। उन्होंने कहा बड़ों को बड़ा बनना कब आएगा। नवीद आपसे शुरू करता हूँ, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहिर भाई। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आप ये इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं ये बता दीजिए। और आपने किसे मैसेज किया था अभी 1 मिनट पहले कि आप टीवी ऑन कर लें, ये किसे कहा था आपने? हारिस भाई ने मुझे अच्छा बनाया। अच्छा, हारिस भाई ने अच्छा बनाया। ओके, अब मैं कुछ कह नहीं सकता जी क्योंकि ये पॉडकास्ट तो है नहीं जी, वरना इसका जवाब था मेरे पास। जी बोलिए। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, एक तो ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो उसमें से जिन पर अभी बात हो सकती है, उसमें से सबसे पहले मैं इस्लाम के हवाले से बात करना चाहूँगा। ओके। इस्लाम वो दुनिया का वाहिद आफाकी और आलमगीर मज़हब है कि जो इज्तिमाइयत का दर्स देता है और उसमें प्रैक्टिकल तौर पे जो ख़ानदानी निज़ाम यानी फैमिली सिस्टम है, ये उसका एक अमली मुज़ाहिरा दिखाता है। मैं हमारी जो मज़हब पैनलिस्ट हैं उनसे भी और कॉलर दोनों से इत्तेफाक करता हूँ। मेरी नज़र में इस्लाम ये कहता है कि वो मुआशरा जिसमें मोहब्बत, अमन, प्यार, हमदर्दी मौजूद हो, तो उसका फैमिली सिस्टम जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बरकरार रहता है। और जिस मुआशरे में अना, ईगो, ज़ातियात, अपने आप की जो यानी कि बढ़ोतरी दिखाना मौजूद होता है, तो उसमें जो फैमिली सिस्टम है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इस्लाम ये कहता है कि हर वो ख़ानदान या वो घराना जो मुआशरे के लिए बेहतर काम सर अंजाम दे सकता है, तो अगर वो फैमिली सिस्टम में रहकर दे सकता है तो उसके लिए फैमिली सिस्टम बेहतर है। और अगर वो सेपरेट सिस्टम में रहकर मुआशरे के लिए बेहतरी का काम सर अंजाम दे सकता है तो उसके लिए जुदागाना
तर्ज ज़िंदगी जो है वही बेहतर है। तो इस्लाम ने दोनों तरह से इजाज़त दी है कि जिस तरीके से अगर गुजारा नहीं हो रहा जी तो आप अलग भी रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, इस्लाम ने तो ये भी इजाज़त दी है कि अगर तुम साथ भी नहीं रह सकते तो तलाक या खुला जो है वो इख्तियार कर सकते हो। इस्लाम, अच्छा, तलाक के अमल को पसंदीदा करार नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी ऑप्शन भी मौजूद है, खुला की ऑप्शन भी मौजूद है। तो वहाँ तक की हद तक तो बात बिल्कुल सही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इशू ये है कि अभी जो इन्होंने कहा है, कॉलर ने जो कहा है कि बड़ों को बड़ा बनना कब आएगा, ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये इसकी वजूहात क्या है? जी, इसकी वजूहात ये है कि जो फैमिली सिस्टम होता है ना, हाँ जी, बड़े तो उसी में होते हैं ना जी। जब सेपरेट सिस्टम होता है तो उसमें एक बीवी है, एक शौहर है, उसके चंद बच्चे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है जी, हरगिज़ ऐसा नहीं है सर, हरगिज़। मैं पूरे यकीन के साथ आपसे, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपसे इख्तलाफ करता हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। इवन दो आप अलग भी रहने लगते हैं, इसके बावजूद फैमिलीज़ जो हैं वो आपके मामलात में दखल देती हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दखल देना बुरा नहीं है जी। इशू ये है कि दखल देने से अगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं तो वो बहुत बुरी हैं। जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर सरिश नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसा है, अच्छा है बुरा है? देखिए, हम खुल के बात करनी है हमने। जी हाँ, एब्सोल्युटली तो हम नहीं कह सकते कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है या बुरा है, क्योंकि दोनों सिस्टम्स के, वो जॉइंट हो न्यूक्लियर हो, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी, बिल्कुल सही। बट जब ऐसा साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं ना, तो अगर हम बात कर लें कि कपल्स पे उनके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, एक शादी पे उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, बच्चों पे उसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, तो आजकल के माहौल में ज़्यादातर नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम के। Okay. फ़ायदे बिल्कुल इनके होते हैं। अगर हम फ़ायदों की बात कर लें तो आपके ख्याल में ये बेहतर है अगर सेपरेटली रहा जाए? सेपरेटली रहा जाए तो उसके फ़ायदे इस तरह से हैं कि एक तो ये कि कपल पहले खुद से उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप बेहतर होती है। अगर स्टार्ट में ही उनको टाइम मिले, प्राइवेसी मिले, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। उसके बाद अगर उनके बच्चे, जब फैमिली आगे बढ़ती है, तो वो अपने मुताबिक पेरेंट्स, माँ और बाप, अपने जो उनकी क्वालिफ़िकेशन कह लें, उनकी वैल्यूज़ कह लें, उसके मुताबिक बच्चे को सिखा सकते हैं, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जॉइंट एक टेलीफोन कॉल लेते हैं जी, जी। फिर उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। अरे रियाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। बस जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन कम होता जा रहा है। अल्लाह ताला हम लोगों को खुशियां दे और इसी तरह तरोताजा रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। बात यह है कि ज्वाइंट सिस्टम और नहीं रहना और साथ रहना के बारे में आज प्रोग्राम है, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं तो पहले आपको इसके थोड़े से फायदे बता दूं कि बात यह है कि जो लोग अपने साथ एक साथ ज्वाइंट सिस्टम रहते हैं और मोहब्बत रखते हैं, जो नंदे आपस में दोनों भाइयां, जिस तरह मेरी 2 भाइयां हैं, आपकी 4 भाइयां हैं, या अगर एक ही फैमिली चारों भाई साथ रहते हैं, तो इससे ये फायदा होता है क्या, बेशक अलग अलग खाना बनाए, लेकिन अगर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो 4 घर से अगर आ जाए तो 1-2 आप बाहर चले तो वो भी फैसिलिटी है। दूसरा ये कि आपको बच्चों की पढ़ाई में अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक के पास टाइम है, एक को कह दिया जरा इन बच्चों को आप पढ़ा दें। ये है आपस के अंडरस्टैंडिंग में और मोहब्बत में। आपस में अगर हसद रख लिया, हसद का अगर एक खतरा आ गया तो फिर तो तबाही शुरू हो गई। हाँ। अब बात यह है कि अब क्या है कि अगर जिस तरीके से मेरी बेटी है और आपका बेटा है ना, तो भाई हम अगर कहीं और रिश्ता दें तो हम आपस में अगर मोहब्बत रखें, शुरू से ही हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें तो हमारे बच्चों में भी मोहब्बत जाएगी। जो हमारी बेटी पता नहीं किस जगह पे जाके इसका जाती है, शादी होती है, तो कम से कम एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चली जाएगी। इसका तो ये फायदा है। ये जरूरी नहीं कि ये अच्छी बात हो रियाज भाई, ये जरूरी नहीं है कि ये बहुत अच्छी बात हो। फैमिलीज को बढ़ना चाहिए और बाहर भी शादियां होनी चाहिए। और रिसर्च जो है वो ये कहती है कि आपस में जो शादियां होती हैं कजन्स की, ये थोड़ी सी दुश्वार शादियां होती हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, मेडिकल साइंस भी ये कहती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मेडिकल साइंस ये कहती है। शायर भाई, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ।
आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेडिकल साइंस ये कहती है आप बेशक पहले टेस्ट करवा लें, और अपने कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर कजन हमारे यहाँ कन में फुप्पी जात मामू जात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी घर में अपने कहते हैं मामू जात बहन है हमारी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारी। बहुत 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 शुक्रिया रियाज भाई, बहुत शुक्रिया, पॉइंट आ गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि थोड़ा सा आपका सिस्टम, थोड़ा सा आपके ख़ानदानों को बढ़ना चाहिए, बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। कज़न्स मेरे लिए हमेशा बहनें और भाई रहे हैं, और थोड़ा मुझे ऑड सा कॉन्सेप्ट लगता है ये कि यू नो देयर योर कज़न्स, देयर योर ब्रदर्स एंड देयर योर सिस्टर्स, तो वो थोड़ा ऑड सा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है। मुझे इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा या बुरा, पाकिस्तान में होती हैं कज़न से शादियाँ होती हैं। मैं एक ड्रामा कर रहा था और गॉड ब्लेस हर सोल फहमीदा नसरीन साहिबा के साथ, तो एक मैं और फहद मुस्तफ़ा एक ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें हमारी दोनों की जो हीरोइन थी वो मोनालिसा थी। तो वो मोना मुझे 19 एपिसोड्स तक नबील भाई कहती नहीं थी, और 20वें एपिसोड में अचानक उनके दिल में मेरी मोहब्बत जागी। तो मैं थोड़ा सा इसको बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैं फहमीदा आपा के पास गया और मैंने कहा कि आपा ये मतलब थोड़ा ऑड लग रहा है कि ये 19 एपिसोड्स तक मुझे नबील भाई कह रही हैं, एंड देन इन द 20th एपिसोड शी इज़ कॉलिंग मी नबील, तो इट्स नॉट राइट। एंड शी स्माइल्ड एंड शी गोज़, पाकिस्तान में ये सब होता है, शादी से पहले सब भाई बहन होते हैं। एंड आई एम लाइक नो, नहीं होते आपा, बट देन यू कैन नॉट। मैं उनको, वो बहुत 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 खूबसूरत खातून थी, वो बहुत खूबसूरत खातून थी, और उन्होंने मुझे एक बात उसके बाद ऐसी कही जो मैंने उस वक्त समझी। उन्होंने कहा ये हमारा कल्चर है और ये हमारा नॉर्म है, तो आप किसी कल्चर, किसी नॉर्म को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा, उस ज़माने में मैं नया बाहर से आया था, अमेरिका से आया था 18 साल 14 साल गुजारने के बाद, तो ज़ाहिर है उसका इम्प्रिंट भी था, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी ऑड लगती थी। अब मैं इन चीज़ों का आदी हो गया हूँ, मुझे पता है, मैं इसे एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। ये सही या गलत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद कज़न्स की जो शादियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने बात की ना, अभी नॉर्म्स और वैल्यूज़ है, हमारा कल्चर है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का यही एक नुकसान भी है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप एक लिमिट तक अपनी सोच, अपनी राय दे सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो उसी अपनी दादा दादी, अपने चाचू, अपनी चाची, उनकी जो सोच है उसके मुताबिक ही क्वेश्चन कर सकेंगे। और अगर वो साथ रेज हो रहे हैं, साथ बड़े हो रहे हैं, तो साथ बड़े होते हुए बिल्कुल एक और तरह से रिश्ता डेवलप होता है। और बाद में अगर उनके आपस में रिश्ते कर दिए जाएं तो मेंटली भी थोड़ा सा इफेक्ट उस पर आता है कि वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो काफ़ी टाइम लग जाता है कि रिश्ता एकदम शिफ्ट हो। अच्छा, ये एक अलग टॉपिक है, लेट्स डिस्कस दिस। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम रही, मेरी वालदा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही, और उसके हमें बहुत फ़वाइद हुए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए। शाइस्ता जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रही, बहुत फ़वाइद हुए। मेरी भाभियाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, आज भी रहती हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके, बहुत फ़ायदे हैं, एंड दे आर ऑल हैप्पी, everyone is happy, I mean, और ये क्रेडिट सारा शाइस्ता को जाता है, जिसने मेरी नानी की जो जगह है वो ज्यूम कर ली है, वो हम सबको इकट्ठा रखती है, इट्स ऑल हर क्रेडिट। तो टू मी आई थिंक इसके फ़वाइद बेतहाशा हैं। इरम, मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि ये जो झगड़े होते हैं इनकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? क्या इसमें हसद का एलिमेंट शामिल होता है, या क्या क्या वजह होती है जिसकी बुनियाद पर इख्तलाफात जन्म लेते हैं? देखिए साहिर, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मैं भी बहुत ज़्यादा प्रो जॉइंट फैमिली सिस्टम हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात को, वो झगड़े फसाद हमारे क्या होते हैं वो तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी सी बस एक बात मैं ज़रूर ये करूँगी कि दादा दादी या फुप्पियों की या चचाओं की किसी की सोच आपके पास ट्रांसफ़र नहीं करती है, क्योंकि आपके हाथ में आपकी औलाद होती है, आप उसको रेस कर रहे होते हैं, आपके हस्बैंड की ऑलरेडी एक वो सोच है जिस घर से वो आया है। मेरा सिर्फ एक सवाल होता है हर वर्किंग लेडी से, एज आई एम अ वर्किंग लेडी, मेरे लिए बड़ी सुकून की ये बात है कि मैं जब घर के बाहर होती हूँ तो माई किड्स आर इन सेफ हैंड्स। आप कभी किसी भी खातून से पूछें कि वो क्या अपने सेफ की चाबी या अपने नोटों से भरा बैग या ज्वेलरी के डिब्बे किसी मेट के हवाले करके जा सकती हैं, और अगर नहीं जा सकती तो वो 25,000 वाली सैलरी के हवाले अपना बच्चा कैसे करके चली जाती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी एक दौलत है, जो उनकी सबसे बड़ी एक नेमत है। तो एक तो ये सवाल हो गया। दूसरी बात ये कि इट्स ट्रू, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में या आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं कि जब दिल में मैल आ जाए, तबीयत में जिद आ जाए और लफ्जों में मुकाबला आ जाए।
तो फिर ये तीनों चीजें जीत जाती हैं और रिश्ता हार जाता है। Okay. चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, चाहे आप न्यूक्लियर में रह रहे हो। Alright. तो हसद का एलिमेंट एक बहुत बड़ा है। हम ये चीज़ तस्लीम नहीं करते कि सामने वाले की जो क्वालिटी है वो अल्लाह ने उसे दी है और यकीनन मुझे भी कोई दी है। मैं अपनी क्वालिटी को तलाश करने के बजाय इस कोशिश में लगी रहूंगी कि सामने वाले की खूबी को किस तरीके से खत्म किया जाए। अच्छा, लेकिन ये चीज़ इरम, है आप बिल्कुल जो दुरुस्त फरमा हमको- रही हैं, लेकिन हर शख्स की जिंदगी आपकी तरह से नहीं है। हर शख्स की जो लाइफ है वो आपकी तरह से, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि जब आप बाहर होती हैं तो आप ये कहती हैं दादा दादी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट भी लेके आते हैं, चाचा चाची मामू ये सब बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट भी लेके आते हैं, लेकिन हर शख्स आपकी तरह से एक ऐसी लाइफ नहीं गुजारता जहां उसको जहनी मुताबिकत रखने वाले लोग मिल जाएं। तो मेरा क्वेश्चन नवीद से है। नवीद, आप बताइए, ऐसी सूरत हाल में इख्तलाफात को कैसे हल किया जाए? क्या बेहतर है कि अलग हुआ जाए या वहाँ रह के वर्क करने की कोशिश की जाए? जी साहिर भाई, मैं पिछली बात को थोड़ा आगे बढ़ा लूँ। कॉलर ने जो हमसे सवाल किया था कि बड़ों को बड़ा बनना होगा, बिल्कुल, तो उस हवाले से मेरी नज़र में जो कायनात की सबसे बेस्ट मिसाल है वो ये है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का जब इंतकाल हो गया तो आपकी जो किफ़ालत थी वो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गई। जी बिल्कुल। फिर जब उनका विसाल हुआ तो फिर आपकी किफ़ालत हजरत जनाब अबू तालिब घर में आ गई। तो फिर उनकी जो ज़ौजा थी, आपकी चच्ची जान हजरत सैयदा फ़ातिमा बिनते असद, उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से अपने घर में रखा कि जब उनका विसाल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ों ने बड़ा बन के दिखाया, तो उसकी एक एग्जाम्पल है। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बात कर रहा हूँ। जी फरीद भाई बताइए। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ कि हमारे घर है, वहाँ पे तकरीबन 65 लोग इकट्ठे रहते हैं। 65 लोग एक घर में रहते हैं? एक घर में रहते हैं। तो घर कितना बड़ा है? पूछा कि आप रहने का राज क्या है? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। मुझे बताएं कि आपका घर कितना बड़ा है? एक काम करें, अंदर का माइक खोलें और आप इनसे बात करके मुझे बताएं कि क्या कह रहे हैं। आपकी आवाज आनी चाहिए। दानिश, बात करें और मुझे बताइए कि क्या क्योंकि इनकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं ये बताइए मुझे। एक घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? 65 लोग इन्होंने कहा। वो जो इरम ने बात की थी, दिलों में जगह होनी चाहिए। अगर दिल में जगह है तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और अगर दिल में जगह नहीं होगी तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं होती। क्या कहती हैं आप? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे हैं इन केस कि आपके घर के जो बड़े हैं, जिन्होंने फैमिली को लेके चलना है, जी उनको लेके चलना आता हो। हाँ। वो अपने सब बेटों को, सब बेटियों को, बहुओं को उनके जो ड्यू राइट्स हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो वो उनको अगर प्रोवाइड करें तो बड़ा अच्छा चलता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद यही कहूँगा कि राइट्स देने के मामले में अचानक से झगड़े क्यों शुरू हो जाते हैं? नंद भावज का शुरू हो जाता है, सास और बहू का शुरू हो जाता है, भाइयों में इख्तलाफ हो जाता है, फिर जायदाद भी इख्तलाफ की वजह बनती है। ब्रेक के बाद ऑलराइट जी, वी आर विद द माइस्ट्रो। सर आज आपने जैकेट बहुत अच्छी पहनी हुई है। वैलेंटाइंस कल था, आपने आज बना लिया। सर वैलेंटाइन वाली है ही नहीं। अच्छा चलो सर, पिंक है। पिंक है। अच्छा सर प्लीज बताइएगा ये क्या है? व्हाट इज दिस? चीज स्पिन रोल। चीज स्प्रिंग रोल जी। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें सर हेलपिनो, ऑलिव्स, चिकन, फजीता चिकन है, पीटा ब्रेड के साथ बनती है, और इसके अंदर हेलपिनो सॉस है। ओके। उसके बाद चीज़ डाल के इसको बेक कर लिया जाता है। वेरी नाइस जी। अच्छा ये बताइए कितनी देर में बन जाता है ये? सर ये एपेटाइजर में यूज़ होता है हमारे रेस्टोरेंट में। ओके। और इसमें तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। सर आप अपने रेस्टोरेंट का आज पता बताएंगे?
कहाँ पर है? सर हमारा पता है यूसीपी के ऑपोजिट शौकत चौक के पास। ठीक है, और सबसे बड़ा पता है यूसीपी के ऑपोजिट है। जी हाँ, लाहौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है और कंटेनराइज थीम रेस्टोरेंट है और लार्जेस्ट थीम रेस्टोरेंट है इन पाकिस्तान। क्या बात है। और उसके बाद हम जो है ना 2021 से लेके अभी तक फूड में नंबर 1 है, माशाल्लाह। क्योंकि हमारा मोस्टली फूड जो है ना बेक्ड होता है। अच्छा, और दूसरी बात ये ओपन किचन है, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो मारफा, अगर आपने नहीं गए तो आप जरूर मारफा जाइए। अगर आप लाहौर में हैं तो गो टू मारफा, लाहौर में नहीं है, बाहर लाहौर से लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी मारफा जाइए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये रेसिपी जो है ये बड़े आराम से मिल सकती है। हमारे यूट्यूब पे चले जाएं, हमें इंस्टा पे फॉलो कर लें, हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें, आपको ये रेसिपी जो है ये मिल जाएगी। कमिंग टू यू, ये जो झगड़े होते हैं ये क्यों होते हैं? अच्छा, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा मैं लास्ट में इरम के पास जाऊंगा, लेकिन बताइएगा ये झगड़े होते हैं ये क्यों होते हैं? इसमें कुछ तो इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो सबका पर्सनैलिटीज़, सबके माइंड पैटर्न, सबकी थॉट डिफरेंट होती है। हाँ। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंट थॉट्स, तो उस पर अक्सर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ओके। इसके अलावा जो है समटाइम्स जो है जो अगर मल्टीपल लोग एक घर में रह रहे हैं उनमें डिफरेंस है, जैसे कि उनके जो स्टेटस है उनके वो डिफरेंस है। एक ज़्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से बाइसेस आ जाती हैं, बड़ों में बाइसेस आ जाती हैं कि जो ज़्यादा कमा रहा है या बच्चों की वजह से भी झगड़ा हो जाता है कि तुमने मेरे बच्चे को ये कह दिया, तुमने मेरे बच्चे को वो कह दिया। मोस्टली ऐसा ही है कि जब फैमिली डायनामिक्स चेंज होते हैं ना तो उसकी वजह से झगड़े शुरू होते हैं। या तो किसी को जॉब अच्छी मिल गई या जॉब चली गई, घर में एक नया बच्चा आ गया या कोई घर से एक फैमिली अलग हो गई, ऐसा कुछ होता है, तो एक बंदे पे बर्डन ज्यादा आ जाता है। जब एक बंदे पे बर्डन ज्यादा आता है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। ओवरकम कैसे किया जाए? इसको ओवरकम करने के लिए बिल्कुल सबसे जो है ना, एक तो कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा मसला जो आता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती मेंबर्स में, कन्वे नहीं कर पाते, या सम टाइम बड़ों ने या छोटों ने इतना क्लियर रखा नहीं होता कि हम कर पाएँ, तो एक खौफ भी सम टाइम आ जाता है। कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जब होगी तो कन्वे कर पाएंगे कि हम बर्डनाइज हो रहे हैं या हमारी ये इश्यूज़ हैं, और बड़े भी उनको ओपन होकर सुने, उनको रिजॉल्व करें, सबको इक्वल एक स्पेस दें, इक्वल जो है राइट्स दें, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इक्वल सब बेटों में, बहुओं में, बेटों में। 1 मिनट है आपके पास जी। 1 मिनट में एक हदीस पाक पेश करना चाहूँगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुसअत हो और उसकी उम्र में इजाफा हो जाए तो वो अपने रिश्तों को निभाए। तो रिश्तों को निभाने के लिए सबसे बड़ी बात टॉलरेंस, पेशेंस, एम्पैथेटिक होना, नॉन जजमेंटल रवैया रखना, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड्स, ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप अपने रिश्तों को निभा सकते हैं। और एक शेर में जो रिश्तों को निभाने और आपके भी नाम करना चाह रहा था वो ये कि चंद लम्हों की रफ़ाकत ही गनीमत के, फिर चंद लम्हों में ये शिराज़ा बिखर जाएगा, अपने दामन को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसे है मालूम कि कौन किधर जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। इरम 1 मिनट आपके पास। 1 मिनट में क्या क्या समझूं साहिर? सबसे पहले एक शेर पढ़ूंगी, ये बड़ों को बड़ा बनने वाली बात पे था कि छाँव में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, छाँव में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले। वाह वाह, बड़े को बड़ा समझेंगे तो बड़ा बनेगा, और आप अपने आप को जब बड़े के आगे छोटा समझेंगे तो बड़ा खुद ब खुद बड़ा बन जाएगा। और जल्दी से बस ये बात कहूंगी कि हम सिर्फ हक की बात करते हैं साहिर, हम फराइज की नहीं करते। बिलीव यू मी, जिस दिन हम सब अपने अपने फर्ज पूरे करने लगेंगे सबको उसका हक मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो झगड़े, फसाद, नाराजगियां हैं ना, ये इसी बात की होती हैं कि एवरीबडी इज आस्किंग कि मेरा हक कहाँ है, मुझे क्यों नहीं मिलता, मेरा मियाँ इतना कमाता है तो अब मैं 4 रोटियां खाऊंगी। नहीं, आप उतनी ही रोटी खाओगे जितना आपका पेट भरेगा। बात सिर्फ ये है, अगर हम सब एज अ नेशन भी, मतलब देखो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छाई घर से शुरू करें ताकि आदत वो सबको पड़े, फिर वो घर के बाहर खुशबू की तरह होती है, वो फैल जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि हम सबको चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम अपना फर्ज पूरा करें, हक तो खुद ब खुद मिल जाएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरम।
हम एक काम करते हैं, इसको एक और दिन के लिए उठा रखते हैं क्योंकि ये बड़ा है, बहुत वास्ट है। तो मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये पैनल भी हमारा यही होगा, मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी मौजू पे ज़रा खुल के और मजीद बात करते हैं, थोड़े झगड़ों के अंदर उसकी इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, फिर उसके रेजोल्यूशन पे जाएंगे और फिर उसके बाद आई होप कि हम कोई ऐसा हल तलाश कर सकें जहां हम एक हैप्पी मीडियम के उस पर आ जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दैट मीन्स कि कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।